Hello my dear students and welcome to my channel. This is your teacher Sunando sir. In this lecture I am going to start the first lecture for chapter number 5 for physics of class 9, upthrust in fluids, Archimedes principle and flotation. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड अच्छा खासा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से. तो देखो इस चैप्टर में 3 टर्म्स का यूज किया गया है, राइट? यू कैन सी अपथ्रस्ट, ओके, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और फिर फ्लोटेशन. तीनों टर्म्स को हम इस चैप्टर में डिटेल में समझेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, इंपॉर्टेंट भी है एंड मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर भी है, न्यूमेरिकल बेस्ड भी है और इस पर थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो वर्ड है वो है अपथ्रस्ट. इसे हम उठा लेते हैं और इसका जो डेफिनेशन है इसको पहले लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं. द अपवर्ड फोर्स, देखो जब मैं लिख रहा हूं ना तुम लोग भी साथ साथ लिखते चलो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी बाय द फ्लूइड इन विच इट इज सबमर्ज्ड is called the upthrust, जिसका दूसरा नाम है buoyant force और buoyant force. अब देखो काफी सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इस एक सेंटेंस में छिपा हुआ है. सबसे पहला चीज, अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज एन एप्पल, you will say apple is a fruit. You will, the first thing that you will say is apple is a fruit which is red in color, which is sweet in taste and which is this and that. लेकिन पहला चीज तुम बोलोगे फल है क्या, एप्पल है क्या, वो एक फल है. सिमिलरली मैं अगर पूछूं व्हाट इज अपथ्रस्ट, यू विल से अपथ्रस्ट इज अ फोर्स. ये वर्ड होना चाहिए. तो हमने क्या लिखा, अपथ्रस्ट का डेफिनेशन में पहला ही टर्म में क्या आ गया, द अपवर्ड फोर्स. तो ये सबसे पहला क्लियर हो गया कि ये फोर्स है. अगर ये फोर्स है अपथ्रस्ट तो इसका एसआई यूनिट क्या होना चाहिए. सो ये भी लिख लो, इट्स एसआई यूनिट इज क्या होना चाहिए, न्यूटन. इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि ये फोर्स है. सो अपथ्रस्ट इज अ फोर्स जिसका डायरेक्शन क्या है, ऑलवेज इन अपवर्ड डायरेक्शन. इसलिए हमने यहां पे उसका डायरेक्शन भी लिख दिया, अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, तो हमने अभी इसी पहले 3 वर्ड्स में ही हमने 2 इंपॉर्टेंट चीजों को हमने पता कर लिया. पहला कि ये है क्या, हमने पता किया इट इज विच फिजिकल क्वांटिटी. ऐसे पढ़ा जाता है माय डियर, इतना सारा कीवर्ड्स टीचर ढूंढते हैं डेफिनेशन में. तुमने लिख दिया इट इज अ फोर्स. फिर ये अपवर्ड वर्ड से तुमने बता दिया कि उसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन ऑलवेज अपवर्ड्स होता है. 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहीं पे आ गया. नाउ इट इज एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी. किस पे एक्सर्ट हो रहा है, बॉडी पर एक्सर्ट हो रहा है. किसके द्वारा एक्सर्ट हो रहा है, बाय अ फ्लूइड, जिस फ्लूइड में वो सबमर्ज्ड किया गया, इन विच द बॉडी इज सबमर्ज्ड. तो फिर ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है. दैट मीन्स व्हाट, यहां पे बहुत सारा क्वेश्चंस आ जा रहा है एक ही साथ. सबसे पहला क्वेश्चन, विच फिजिकल क्वांटिटी इट इज, विच फिजिकल क्वांटिटी. नंबर 2, डायरेक्शन क्या है इसका. नंबर 3, अप्लाइड ऑन विच, अप्लाइड ऑन whom. Number 4, applied by whom. And number 5, under what condition. समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूं. ये 5 क्वेश्चंस का जवाब आना चाहिए इस डेफिनेशन में. Which physical quantity? It is a force. What is the direction? It is upward force. Applied on whom? Applied on the body. Applied on by whom? Applied by the fluid. Under what condition? When it is submerged in the fluid, when the body is submerged in the fluid. Yes, 5 important keywords अगर कोई भी मिसिंग हो तुम्हारे डेफिनेशन से, then your definition is not complete. You will lose your marks. तुमने सोचा कि मैं तो सब लिख के आया हूं, कुछ एक छूट गया है, तुम्हारा मार्क्स कट जाएगा. ये 5 कीवर्ड्स होना चाहिए, 5 के 5 क्वेश्चंस का सवाल होना चाहिए इस डेफिनेशन में, अपथ्रस्ट में, तभी तुम्हें ये फुल मार्क्स मिलेंगे आंसर के. तो इसे हम अपथ्रस्ट बोलते हैं या फिर बॉयंट फोर्स बोलते हैं. प्रैक्टिकली हम इसको बहुत बार हम लोग लाइफ में एक्सपीरियंस भी किए हैं. कोई अगर बकेट है, पानी से भरा हुआ है, तुम जब नहाने जाते हो तो कई बार तुम लोग करते भी होगे, बाल्टी में पानी भरा हुआ है एंड यू ट्राई टू पुश द मग
मग को पानी में डालते हो इनटू द वाटर, द मग कम्स अप, अपने आप ऊपर आ जाता है। तो मग को पानी में पुश करते हो, मग ऊपर आ जाता है। इफ द मग इज एम्प्टी, राइट, मग अगर खाली है तो उसको तुम फील कर सकते हो कि यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स टू कीप द मग इनटू द वाटर, अदरवाइज इट जंप्स अप। तो कौन सा फोर्स है जो उसको ऊपर की तरफ पुश कर दे रहा है? डेफिनेटली द इट कैनॉट कम अप बाय इटसेल्फ, क्योंकि उस पर ग्रेविटी लग रहा है, उसको तो नीचे ही रहना चाहिए। लेकिन कोई उसको धक्का मार के ऊपर मग को फेंक रहा है। हम लोग एक्सपीरियंस किए हैं कि नहीं? ओके, वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दिस। तो ये जो फोर्स इस मग को ऊपर की तरफ फेंक रहा है, दिस फोर्स इज अप थ्रस्ट, इसे ही हम अप थ्रस्ट बोलते हैं। इसका डायरेक्शन अपवर्ड्स है, ठीक है। इट इज एक्सर्टेड ऑन द मग, मींस द बॉडी, बाय द फ्लूइड which is the water in this case, when it is submerged in the body, ठीक है। तो ये सारे बॉडीज पे आता है। अब क्वेश्चंस बहुत सारा आ सकता है, तो सर मग ऊपर आ जाता है लेकिन हम लोहा को गिराते हैं या आयरन नेल, वो क्यों नीचे आ जाता है? क्या उस पर अपथ्रस्ट नहीं लगता है? क्या उसको ऊपर नहीं फेंकता है? बहुत सारा क्वेश्चन सब मन में आएगा तुम्हारे, और आना भी चाहिए। जो फिजिक्स में पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, क्वेश्चन आने भी चाहिए। सब क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। चैप्टर जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, सारे क्वेश्चंस तुम्हारे क्वेरीज का आंसर मिलता जाएगा कि क्यों एक लोहा का नेल नीचे गिर जाता है, वो ऊपर की तरफ पुश्ड अप नहीं होता है, और वही लोहा का बना हुआ शिप, जो बड़ा सा जहाज जो लोहा का बना हुआ इतना भारी है, वो क्यों फ्लोट करता है, वो क्यों नहीं डूबता है, और छोटा सा लोहा का नेल कांटी वो डूब जाता है। सो ऑल दीज क्वेश्चंस might hit your mind, and this shows that you all are intelligent also. I will answer all of them, but अभी के लिए अपथ्रस्ट का डेफिनेशन लिख लिए हो। So next हम लोग लिखेंगे यूनिट ऑफ अपथ्रस्ट भी हमने लिख लिया है, इट इज न्यूटन, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अपथ्रस्ट। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अपथ्रस्ट। नेक्स्ट हेडिंग दो, चलो फटाफट। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अपथ्रस्ट। तो कुछ सारे प्रॉपर्टीज तो हमने अभी अभी पढ़ भी लिया, लेकिन कुछ और प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। सो वी विल राइट ईच वन ऑफ देम, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो। ओके, बट बिफोर आई डील विद दिस, लेट मी डिस्कस समथिंग अबाउट दिस। पहले ये सुन लो, ये यूट्यूब पर तो तुम लोग मेरे क्लासेस फ्री में ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस पा ही रहे हो, बट देर आर स्टूडेंट्स हु वर रिक्वेस्टिंग मी फॉर लाइव ऑनलाइन क्लासेस। नाउ जो बैच था वो फुल हो चुका है लाइव ऑनलाइन क्लासेस का, काफ़ी दिन मैंने टाइम भी दिया था, एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट पर्सनलाइज्ड 1-to-1 इंडिविजुअल ट्यूटोरिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। पर्सनलाइज्ड 1-to-1 इंडिविजुअल ट्यूटोरिंग मतलब कि इसका भी बहुत डिमांड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे थे। 1-to-1 का मतलब ही होता है, या 1-on-1 का मतलब ही होता है कि सिर्फ मैं रहूंगा और वो बच्चा रहेगा। देयर विल बी नो सेकेंड स्टूडेंट। तो इट विल बी वेरी मच लाइक पर्सनलाइज्ड इंडिविजुअल ट्यूटोरिंग। मैं तुम्हें पर्सनली गाइड करूंगा, तुम्हारा पूरा सिलेबस को कंप्लीट करूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6 to 10। अगर तुम 6 से 10 किसी भी क्लास में पढ़ते हो, तो या फिर आईसीएसई में पढ़ते हो या सीबीएसई में पढ़ते हो, तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, इन क्लासेस में एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन लेने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पर तुम मुझे मैसेज करना, सर आई वांट टू रजिस्टर फॉर दिस डेमो क्लास। एक डेमो क्लास लेना, एंड देन यू कैन join the classes, take the admission. So registration has already started, and I will only take limited number of students, limited batches. And regarding the days in which I take the class, how many classes will be there per week and all, वो सब मैं तुम्हें WhatsApp पर contact जब करोगे मैं तुम्हें सब discuss करूँगा। So this will cover up your entire syllabus. It will include, I will provide you notes, I will discuss all the questions that have been asked in the previous years and from different schools as well. बहुत मज़ा आएगा, एंड यू विल लव लर्निंग। और लाइव का एक्सपीरियंस ही अलग रहता है, तो मेरे साथ इंटरेक्ट करके पढ़ सकते हो, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस। नाउ कमिंग बैक टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अपथ्रस्ट। सबसे पहला प्रॉपर्टी, लार्जर द वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट। लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ। लार्जर द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी submerged, greater is the upthrust. जितना ज्यादा होगा वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम? जिस बॉडी को मैं सबमर्ज कर रहा हूं, उस बॉडी का वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा, उस पर उतना ज्यादा अपथ्रस्ट लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वाटर, दिस इज अनदर सिमिलर कंटेनर, वाटर, सेम कंटेनर है, सिमिलर कंटेनर है, दोनों में पानी मैंने भर दिया। मैंने इसमें एक प्लास्टिक का सर्कुलर डिस्क
लिया, या एक सिलेंडर मैंने लिया और एक मैंने बड़ा लंबा सिलेंडर लिया. दिस इज लिटिल, द सिलेंडर हाइट इन द फर्स्ट केस इज वेरी स्मॉल एंड दिस इज द सिलेंडर हाइट इज वेरी बिग, लॉन्गर. तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा है? ऑब्वियसली सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज़्यादा है देन सिलेंडर ए. तो मैंने दोनों ही प्लास्टिक मटेरियल का है, दोनों को मैंने सेम डेप्थ तक पुश किया. तो किस पर अपथ्रस्ट ज़्यादा लगेगा? ऑब्वियसली वॉल्यूम बी पर, सिलेंडर बी पर. क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है. तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? सॉरी, अपथ्रस्ट किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम पर डिपेंड करता है. जिस बॉडी को मैं डाल रहा हूँ उस बॉडी का वॉल्यूम पर डिपेंड करता है. ये हो गया पहला. नाउ फॉर द सेम वॉल्यूम inside the fluid, more the density of fluid, greater is the upthrust. देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर सेम वॉल्यूम इनसाइड द फ्लूइड. अब हम मान लो दो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों का वॉल्यूम सेम है और फ्लूइड्स का डेंसिटी अलग अलग है. नाउ इमेजिन दिस कंडीशन. दिस इज अगेन अ प्लास्टिक सिलेंडर ऑफ सम हाइट h. दिस इज अगेन द सिमिलर प्लास्टिक सिलेंडर विथ हाइट h ओनली. दोनों का हाइट h है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, नो डिफरेंस, एग्जैक्टली आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, लेकिन लिक्विड अलग अलग है. यहां पे मैंने ले लिया लिक्विड इज वाटर, लिक्विड इज वाटर, और यहां पे मैंने जो लिक्विड लिया, दिस लिक्विड इज से हनी, शहद. तो किसका डेंसिटी ज्यादा होता है? ऑब्वियसली हनी इज डेंसर देन वाटर. तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का, जिसका दोनों का वॉल्यूम सेम है, को डालता हूं एट अ पर्टिकुलर डेप्थ, यहां पे मैंने उसे डाला, इमर्स किया एट अ सेम डेप्थ, लेकिन फिर भी किस में ज्यादा अपथ्रस्ट, किस लिक्विड में ज्यादा अपथ्रस्ट महसूस होगा, किस लिक्विड के द्वारा ज्यादा अपथ्रस्ट दिया जाएगा? ऑब्वियसली हनी. बिकॉज क्या लिखा हुआ है, फॉर द सेम वॉल्यूम इनसाइड द फ्लूइड, मोर द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट. ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट. आई थिंक समझ में आ रहा है. थर्ड पॉइंट समझ के लिखोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे, और रटोगे तो फिर 3 इडियट्स के जैसा चमत्कार ही चमत्कार हो जाएगा. इसीलिए रटना नहीं है, समझना है. द अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन द बॉडी in upward direction at the center of buoyancy. जिसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं. अपथ्रस्ट का डायरेक्शन के बारे में बताया गया है, काफी इजी है, हम लोग समझ जानते ही हैं. अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन द बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन. इसका डायरेक्शन अपवर्ड होता है एंड एट द सेंटर ऑफ बॉयंसी या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तरफ उसका डायरेक्शन होता है. कोई भी बॉडी पर जो फोर्स लगता है वो उसके सेंटर ऑफ बॉयंसी पर उसका डायरेक्शन लगता है, जिसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं. चूंकि ये पानी के अंदर डूबा हुआ है या लिक्विड के अंदर इमर्ज है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद अ different name, that is center of buoyancy. Otherwise this is center of gravity only. Now these are the 3 important points. बस ये 3 ही तुम्हें पढ़ने हैं, यही 3 important characteristics तुम्हें पढ़ने हैं. अब हम जानना चाहते हैं कि रीजन क्या है अपथ्रस्ट का. ठीक है, आई होप यू हैव रिटन दिस, आई एम इरेजिंग दिस. व्हाट इज द रीजन फॉर अपथ्रस्ट? ये अपथ्रस्ट भैया लगता क्यों है? इतना तो समझ में आ गया, लगाता कौन है? फ्लूइड लगा रहा है बॉडी पर. ये लगता क्यों है? So let's give the heading, reason for upthrust. Okay, now let us consider this vessel which contains a fluid. कोई भी fluid है, water हो सकता है, और यहाँ पर एक block है कोई भी material का, it is having some thickness. तो ये जो top surface है इस पर force लग रहा है, pressure भी लग रहा है. So suppose प्रेशर P1 लग रहा है, किसके वजह से? ड्यू टू द लिक्विड कॉलम अबव इट. अच्छा, हमने पढ़ा था प्रेशर इन फ्लूइड्स के प्रॉपर्टीज में, प्रेशर एट अ पॉइंट एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस. प्रेशर अबाउट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस. तो नीचे भी प्रेशर लग रहा है, उसका डायरेक्शन अपवर्ड्स है ड्यू टू द वाटर मॉलिक्यूल्स और फ्लूइड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट बिलो इट. तो यहाँ पर जो प्रेशर है उसे मैं P1 से P2 से डिनोट कर रहा हूँ.
Try to understand. So P1 is the pressure which is acting on the top of the surface. ठीक है. P2 is the pressure acting at the bottom of the surface in upward direction. Okay. And obviously यहाँ पे भी sideways pressure लग रहा है. Suppose P3 इधर लग रहा है P4 pressures. लेकिन P3 एंड P4 के प्रेशर्स इक्वल होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में, प्रॉपर्टीज में, कि एट अ पर्टिकुलर लेवल, एट अ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, द प्रेशर्स आर इक्वल. तो वो तो लेवल सेम है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल P3 और P4 का तो सेम है, तो ये दोनों प्रेशर्स इक्वल है, डायरेक्शन बस ऑपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. तो इन दोनों प्रेशर्स को हम अपने डिस्कशन में नहीं डिस्कस करेंगे, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, नेट प्रेशर इज जीरो. लेकिन P1 और P2 का प्रेशर जीरो नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग हाइट्स पे लग रहे हैं. ये जो हाइट है ना, पहला वाला सरफेस, वो h है, और ये जो हाइट है सपोज h डैश, सो h डैश इज मोर देन h, राइट. सो P2 इज एट अ लोअर डेप्थ देन P1, देयरफॉर यहां पे दोनों का प्रेशर अलग अलग होगा. अच्छा, ये जो सरफेस एरिया है इसको A मान लेते हैं, टॉप सरफेस, बॉटम का भी A, बिकॉज दिस इज अ रेक्टेंगुलर और क्यूबॉइडल सरफेस सॉलिड. तो इसका जो सरफेस एरिया है वो ऊपर भी सेम, नीचे भी सेम. तो यहाँ पे जो इतना तो श्योर है कि ये प्रेशर्स अलग अलग है. P2 इज ग्रेटर देन P1. तो P2 इसको अगर हम फोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, राइट. तो ये F2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? F2 इज ग्रेटर देन F1, विच इज एक्चुअली P2 इंटू A ग्रेटर देन P1 इंटू A. हमने कुछ नहीं किया, हमने फोर्स को प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है ना. फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड एरिया. एरिया तो सेम है, A है, टॉप सरफेस का एरिया भी A, बॉटम सरफेस का भी एरिया A. आर यू एबल टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन? तो हमने वही किया, A कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विथ P2 ग्रेटर देन P1. तो हम ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, हम P2 ग्रेटर देन P1 को ही हम लिख सकते हैं F2 ग्रेटर देन F1, लिखा जा सकता है. ठीक है. तो ये जो F2 ग्रेटर देन F1 है, F2 मतलब जो फोर्स नीचे लग रहा है, नीचे से लग रहा है ऊपर की तरफ, और जो फोर्स F1 है वो है ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है. कौन सा फोर्स ज्यादा है? F2 ज्यादा है. दैट मीन्स ये जो नेट अपवर्ड फोर्स लग रहा है, नेट अपवर्ड फोर्स लग रहा है, दैट इज F2 माइनस F1, दिस इज द नेट अपवर्ड फोर्स. इसका डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड्स. इसी नेट अपवर्ड फोर्स को ही हम अपथ्रस्ट कहते हैं. हुआ क्लियर? अपथ्रस्ट क्या है? अपथ्रस्ट इज दैट नेट फोर्स, दैट रिजल्टेंट फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी. ऑब्वियसली F2 इज मोर देन F1, इसलिए उसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा, क्योंकि F2 का डायरेक्शन अपवर्ड्स है. यही हो गया रीजन फॉर अपथ्रस्ट. तुम्हें इसी को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके लिखना है, और बुक में क्लियरली इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है. जो मैंने बोला उसको तुम अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके लिखना, बिंदास समझ में आएगा, and you will get the marks. You will draw this diagram and you will write as I have written. This is upthrust. Clear?